यूनियन बजट 2025 बरसों इंतजार के बाद टैक्स स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव। मध्यम वर्ग मिडिल क्लास वर्ग के लिए 12 लाख और नौकरी पेशा के लिए 12,75,000 तक नो टैक्स। बिहार राज्य का प्रमुखता से नाम, शायद इसी वर्ष विधानसभा इलेक्शन का असर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूरिया का प्लांट, किसान वर्ग, मखाने, मछलियाँ, ज्ञान पर फोकस, GYAN ज्ञान पर फोकस यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इन सब के इर्द गिर्द आइए देखते हैं बजट 2025 की खास बातें यानी हाइलाइट्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह मल्हान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। 1 फरवरी 2025 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वां यूनियन बजट पेश किया। उससे एक दिन पहले वित्त मंत्री ने संसद में देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2025-26 में देश की अर्थव्यवस्था 6.3 से 6.8% की दर से बढ़ेगी। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धन की देवी लक्ष्मी जी से देश के मिडिल क्लास पर उनका आशीर्वाद मांगा था। 1 फरवरी को संसद में कैबिनेट की बजट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेक्टर वाइज प्रस्तुत है। पहले हम स्पीच में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स को आसान शब्दों में जानेंगे। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो जनता सरकार को सीधे तौर पे देती है। यह टैक्स इनकम पे लगता है, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एट्सेट्रा। सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। यह किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स होता है। इसमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सर्विस टैक्स, GST एट्सेट्रा। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर होता है। यह देश की फाइनेंशियल हेल्थ का आईना दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष, यह वित्तीय मामलों के हिसाब रखने के लिए आधार होता है। इसे सरकार द्वारा अकाउंटिंग और बजट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP या सकल घरेलू उत्पादक, यह किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है। फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, यह बजट में प्रस्तावित नए टैक्स स्लैब में बदलाव से संबंधित होता है। बजट एस्टिमेट्स, बजट अनुमान, यह विभिन्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और स्कीम्स को मनी एलोकेट करने का अनुमान होता है। इसमें पैसे का इस्तेमाल यानी खर्चा कहाँ और किस तरह से होगा बताया जाता है। न्यू टैक्स रेजिम, इसे 2022 में शुरू किया गया था। अब इसके तहत 7 टैक्स स्लैब तय किए गए हैं। TDS यानी टोटल कलेक्शन एट सोर्स, TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सबसे पहला टॉपिक सेक्टर इनकम टैक्स के बारे में। शायद ही किसी को उम्मीद थी, पर मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऐलान किया गया। आइए जानते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट यह है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं है, यानी जो भी चेंजेस किए गए सब न्यू टैक्स रेजिम में किए गए हैं। न्यू टैक्स रेजिम में मिडिल क्लास लोगों को सेविंग्स और कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए 12 लाख सालाना इनकम कमाने वालों पर कोई टैक्स नहीं। आइए स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि नया टैक्स स्लैब कैसा होगा। दोस्तों, अभी जो आपने स्लाइड देखी उसको थोड़ा ब्रीफ कर दूं मैं। 0 से 4 लाख पर ईयर सालाना कमाने वालों पे कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख तक सालाना कमाने वालों पे 5% टैक्स यानी मैक्सिमम टैक्स यानी 8 लाख पे लगेगा 20,000 और टोटल टैक्स बनेगा 20,000। 8 लाख से 12 लाख पर ईयर कमाने वालों पे 10% टैक्स लग यानी इस पे 40,000 होगा। टोटल टैक्स होगा 20,000 प्लस 40,000 बराबर 60,000। तो 12 लाख से 16 लाख 15% टैक्स स्लैब में आएंगे और इस पे टैक्स बनेगा 60,000 का। और 0 से लेके 16 लाख तक की इनकम, मतलब यदि पूरी टोटल 16 लाख की इनकम है तो उस पे टैक्स बनेगा 1,20,000। 16 लाख से 20 लाख तक के आएंगे 20% टैक्स स्लैब में और 80,000 का टैक्स बनेगा इसमें और टोटल टैक्स हो जाएगा 2 लाख रुपये। 20 लाख से 24 लाख 25% टैक्स स्लैब में है, उन पे बनेगा 1 लाख रुपया यानी 2 लाख प्लस 1 लाख टोटल हो जाएगा 3 लाख। और 24 लाख से ऊपर सालाना कमाने वालों पे 30% टैक्स होगा। दोस्तों, ये 30% टैक्स जो कि अब 12 लाख पे है, पहले होता था 15 लाख पे।
तो 15 लाख से बढ़ के 24 लाख हो गया है 30% टैक्स स्लैब के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और यदि एक सैलरीड क्लास पीपल है तो उसको 75,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो वो 12,75,000 सालाना यदि कमा रहा है कोई एम्प्लॉय तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जहाँ तक कन्फ्यूज़न की बात है दोस्तों, अगर हमारी इनकम अब 24 लाख से ऊपर है तो क्या सीधा 30% टैक्स लगेगा? ये कन्फ्यूज़न है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी शुरुआती इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से फॉल करेगी, और जो इनकम 24 लाख से ऊपर है उस पे हमें सिर्फ 30% टैक्स होगा, यानी पूरे पे 30% नहीं होगा, सिर्फ 24 लाख से ऊपर वाली जो इनकम है उस पे 30% टैक्स लगेगा। 4 लाख से 12 लाख सालाना इनकम कमाने वालों पे इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है, तभी उनको रिबेट मिलेगा। 26 लाख सालाना कमाने वालों पर लगभग 1.25 लाख रुपये तक का फ़ायदा है। टैक्स फाइलिंग की लिमिट बढ़ा दी गई है, 2 साल से बढ़ा के 4 साल कर दी गई है। टीडीएस और टीसीएस, आम बजट में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले टीडीएस की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। किसी सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट इनकम यदि 1 लाख रुपए तक है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। किराए की इनकम पे लगने वाले टीडीएस की सीमा सालाना 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब भी तो बढ़ गए हैं। एक देश से दूसरे देश भेजे जाने वाले पैसे पे लगने वाले टीसीएस की सीमा भी बढ़ाई गई है। जैसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किसी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है तो पहले यह टीसीएस 7 लाख से ऊपर पे लगता था, अब यह सीमा बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है, यानी टीसीएस और टीडीएस दोनों की लिमिटें बढ़ाई गई हैं। इनकम टैक्स बिल, दोस्तों सरकार अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल लेके आएगी। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 23 चैप्टर और 298 सेक्शन थे। नए बिल में गैर जरूरी प्रावधानों को हटाया गया है, बिल को छोटा साइज किया जाएगा, नए टैक्स नियमों को सरल भाषा में लिखा जाएगा ताकि आम लोग भी आसानी से इसको समझ सकें और टैक्स डिस्प्यूट्स या टैक्स लिटिगेशंस कम से कम हो सके। लास्ट ईयर लगभग 8.5 लाख टैक्स पेयर थे। अनुमान के मुताबिक अब नए टैक्स रेजिम में लगभग 75% टैक्स पेयर्स हैं, बाकी ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं, और नए बदलाव के बाद अगले वर्ष से 90% से अधिक न्यू टैक्स रेजिम में रहने का अनुमान है। यानी 2025-26 में अनुमान है कि 90% जितने भी टैक्स पेयर हैं, 90% टैक्स पेयर न्यू टैक्स रेजिम में आ जाएंगे। दोस्तों अब आइए चलते हैं बिहार पे। सेक्टर वाइज हम बात करेंगे। बिहार पे एक विशेष कृपा की गई है क्योंकि अक्टूबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बिहार में एक मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। ट्रेनिंग फैसिलिटी देकर मखाने की खेती के उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और बेहतर मार्केटिंग को सपोर्ट किया जाएगा। उड़ान स्कीम के तहत पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। दानापुर के बिहटा में बड़ा ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, जिससे 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई में फ़ायदा होगा। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा, नई सीटें जोड़ी जाएंगी, हॉस्टल कैपेसिटी में भी इजाफा किया जाएगा और एनआईएफटी की स्थापना की जाएगी। एनआईएफटी का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। 2018 से देश में 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते थे। अब प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के तहत देश में ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं जहां पर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में 1.7 करोड़ किसान के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसलों में विविधता लाकर, पंचायत एवं ब्लॉक लेवल पे पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज की सुविधा देकर, सिंचाई की सुविधा देकर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट अवेलेबल करवा के क्रॉप प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ गुड्स को बढ़ाने का उद्देश्य है। डेयरी फिशरीज़ के लिए 5 लाख तक का लोन मिलेगा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। दलहनी फसलों और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए 6 वर्षों की नेशनल मिशन फॉर आत्मनिर्भरता की स्थापना की जाएगी। विशेष तौर पर अरहर, उड़द और मसूर की दालों पे 4 साल तक का नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाकर एमएसपी पे खरीद की जाएगी, यानी पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा इस पर। कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम्स फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर में सीरियल क्रॉप्स जैसे चावल और गेहूँ उगाने पर फोकस रहता है किसानों का। इसमें वैल्यू कम मिलती है। राज्यों के साथ पार्टनरशिप करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स जहां पर फूड प्रोसेसिंग हो सकती हैं, इनमें प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, जैसे जैम्स, स्क्वैश,
आदि। रिसर्च सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स की स्थापना की जाएगी। कपास यानी कॉटन के उत्पादन के लिए 5 साल के लिए मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी लॉन्च किया जाएगा। इसका पर्पज़ कपास की प्रोडक्टिविटी और मार्केटिंग को बढ़ावा देना है, एक्स्ट्रा स्टेपल लॉन्ग वैरायटी को बढ़ावा देना है। स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स इंडिया में लगभग 82% हैं। दोस्तों, किसानों के शॉर्ट टर्म लोन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, जिसमें किसान को कम ब्याज पर पैसा मिलता है। पहले यह अमाउंट 3 लाख तक था, अब इसकी लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। देश के 100 जिलों में लगभग 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। आत्मनिर्भरता इन यूरिया प्रोडक्शन। फसलों को 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन की प्राप्ति यूरिया से हो जाती है। नामरूप आसाम में यूरिया का 12.7 लाख मैट्रिक टन की कैपेसिटी का एक प्लांट खोलेंगे, जिससे यूरिया पर आत्मनिर्भर होने की पॉसिबिलिटी है। यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3 बंद पड़े यूरिया प्लांट को भी शुरू किया जाएगा और नई यूरिया प्रोडक्शन यूनिट्स भी शुरू की जाएंगी। गांव में उपलब्ध 3.5 लाख डाकखानों को 2.4 लाख पर्सन्स यानी लोग जो उससे जुड़े हुए हैं, उनके नेटवर्क का इस्तेमाल ग्रामीण बैंकिंग के लिए किया जाएगा, जैसे EMI देना और ऐसे ही पैसों के इस्तेमाल के दूसरे इस्तेमाल के लिए। बिजनेस सेक्टर। दोस्तों, लघु एवं मध्यम उद्योग MSME को आसान तरीके से लोन देने के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज में बदलाव किया गया है। 5 करोड़ से बढ़ाकर कवरेज 10 करोड़ कर दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ लोन का निष्पादन करना है। नए स्टार्टअप के लिए लोन गारंटी कवर ₹10 करोड़ से बढ़ा के ₹20 करोड़ किया जाएगा। एक्सपोर्टर्स उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को विशेष क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड की सीमा 5 लाख तक की होगी। पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने का लक्ष्य है। स्टार्टअप के लिए ₹10 लाख करोड़ का फंड बनेगा। पहली बार बिजनेस शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को अन्य 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक का लोन बांटा जाएगा। ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के जरिए नए उद्यमियों को बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्राइजेस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। न्यू लेदर स्कीम लाई जाएगी, जिससे 22 लाख रोजगार पैदा होंगे और 4 लाख करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर क्रिएट होगा, जिससे 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होगा। इसके लिए इनको क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 5 लाख तक कर दिया जाएगा। खिलौने। भारत में खिलौना इंडस्ट्री को ग्लोबल हब बनाने के लिए जोर दिया जाएगा। चाइना इंडिया के अंदर टॉयज़ को फ्लड कर रहे हैं, सस्ते टॉयज़ बनाते हैं और यहाँ पे भर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी टॉय मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी टूट रही है। इसलिए मेक इन इंडिया टॉयज़ प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जाएगा। इंपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 15 में से 7 टैरिफ रेट्स को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। देश में कुल 8 टैरिफ रेट्स ही रहेंगे, यानी पहले 15 थे। MSME इंडिया को ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। इन्वेस्टमेंट लिमिट के हिसाब से उनको 2.5 गुना कर दिया गया है और टर्नओवर लिमिट के हिसाब से 2 गुना कर दिया गया है। अब इसकी वजह से और भी कंपनीज आराम से अपने आप को MSME में रजिस्टर कर सकती हैं और MSME का फ़ायदा उठा सकती हैं। एजुकेशन सेक्टर। स्कूलों में साइंस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में देश में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएगी। इन प्रयोगशालाओं में बच्चे रोबोटिक्स और दूसरे इनोवेटिव प्रयोग कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी माध्यमिक, सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स PHC को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। स्कूलों और हायर एजुकेशन में भारतीय भाषाओं में डिजिटल तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए देश में 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। देश में मौजूद 23 IITs में पिछले 10 वर्षों में 65,000 सीटों को बढ़ाकर 1,35,000 किया गया है। IIT पटना के अतिरिक्त 5 अन्य IITs का भी विस्तार किया जाएगा। 500 करोड़ के निवेश से एग्रीकल्चर, हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोले जाएंगे। अगले 5 वर्षों में
पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत आईआईटीज़ और आईआईएससी में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। देश में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम, लाइब्रेरी और प्राइवेट कलेक्टर्स के सहयोग से मैन्युस्क्रिप्ट के सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू होगा। इसमें 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को कवर किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर 2025-26 में देश भर में मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में यूजी और पीजी की 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले 5 सालों में मेडिकल कॉलेजेस में 75,000 सीट्स बढ़ाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। 2025-26 में ऐसे 200 कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। 68 लाख शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी और लोन लिमिट 10,000 से बढ़ा के 30,000 की जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करने वाले 1 करोड़ गिग वर्कर्स यानी ओला, उबर, स्विगी आदि में काम कर रहे वर्कर्स के लिए आई कार्ड, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जन आरोग्य योजना का स्वास्थ्य लाभ देने की घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मंत्रालय 3 साल के प्रोजेक्ट्स को लेकर आएंगे। यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में लागू किया जा सकेगा। राज्य भी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड यानी IIPDF, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 50 वर्षों का इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ का आउटले रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। देश में टूरिज्म की बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन पर होटल बनाए जाएंगे। उन होटल्स को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पे बहुत बल दिया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, इस स्कीम के तहत 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बजट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का लक्ष्य 2047 तक निर्धारित किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के सहयोग भी लिया जाएगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ का आउटले रखा गया है। 2033 तक 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स काम करने लगेंगे। 25,000 करोड़ के कॉर्पस फंड से मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। विद सेक्टरल एंड मिनिस्ट्रल टारगेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, MSME और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्थापित किया जाएगा। अब रेलवे सेक्टर, पहले रेलवे का बजट अलग से आता था। रेलवे को 2,52,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। रेल सुरक्षा और ट्रेनों को बिजली से जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया गया है। रेल हादसों को कम करने के लिए कवच सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इसके 4.0 वर्जन को रेलवे रूटों पर लगाने का काम तेजी से होगा। इस वर्जन को रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO से अनुमति मिल गई है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूटों पर भी कवच सिस्टम लगाए जाएंगे। डिफेंस सेक्टर के लिए 6,81,210 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिफेंस बजट यूनियन बजट का लगभग 13.44% है। डिफेंस फोर्स का मॉडर्नाइजेशन सरकार की प्राथमिकता रही है। इंश्योरेंस सेक्टर, इसमें विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा जो पहले 74% तक थी उसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इससे अनुमान है कि बीमा की कवरेज बढ़ेगी। टियर 2, टियर 3 शहरों, कस्बों और गांव तक इसका विस्तार हो पाएगा और रोजगार भी पैदा होंगे। अब लास्ट में इकोनॉमी। दोस्तों 2025-26 में भारत का बजट 50.65 लाख करोड़ रुपए का है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार भारत का बजट 50 लाख करोड़ से ज़्यादा का हुआ है। सरकार की कुल आमदनी 34.96 लाख करोड़ रुपए और खर्च होगा 50.65 लाख करोड़ रुपए, यानी सरकार 15.68 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च करेगी, यानी इतना डेफिसिट में आ जाएगा। इंडिया की GDP 2024-25 में लगभग 325 लाख करोड़ रुपए है। 2025-26 के बजट एस्टिमेट्स के अनुसार यानी BE के अनुसार
जीडीपी 350 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस 350 लाख करोड़ रुपए का लगभग 4.4% बोरोइंग होगा। अगर बोरोइंग ज़्यादा होगी तो निवेशक कहेगा कि सरकार तो बहुत ज़्यादा पैसा बोरो कर रही है, इस कारण जो प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा पैसा नहीं बचेगा। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि हम फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे और बोरोइंग इंक्रीज नहीं करेंगे। 2024-25 में फिस्कल डेफिसिट 4.9% के अनुमान के मुकाबले रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के मुताबिक 4.8% होगा। 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट 4.4% रहने का अनुमान है। पहले ये 4.5% रहने का अनुमान था, क्योंकि प्राइमरी और फ्रेश बोरिंग एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी को 1.3% से घटा के 0.8% ऑफ जीडीपी किया जाएगा, और यह तभी संभव है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बूस्ट कर पा रहे हों। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन एंड ऑल बटन को दबाएं, ताकि सभी फाइनेंस प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और समय समय पे आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।